आएंगे फिर सीधे। तो हेलो परिंदे, कैसे हैं आप लोग। हम इसके पहले के वीडियोस में मैंने बात किया था बायोलॉजी क्लास 12 चैप्टर 5 का। मैंने पार्ट 5 बात किया था, यानी कि भाग 5। भाग 5 कैसा पढ़ा आप लोगों ने? बहुत अच्छा पढ़ा होगा। लेकिन भाग 5 में यार एक दिक्कत थी, और वो दिक्कत भैया ये थी कि भाग 4 का कुछ भाग 5 में पढ़ा दिए थे। एक्चुअली जल्दी जल्दी में आए, तुम लोगों की इतनी डिमांड की वजह से जल्दी जल्दी में आने के बाद लेक्चर देना थोड़ा सा मतलब फ्रस्ट्रेट हो गए थे, फिर भी लेक्चर दिए। तो कोई बात नहीं, उसको जो मैं एक TH मॉर्गन करके ऐसा कुछ प्रयोग था ना, सटन और बावेरी, यही वाला प्रयोग मैंने तुमको दोबारा से रिपीट कर दिया है। तो उसको तो तुमने पहले लेक्चर नंबर 3 में पढ़ चुके थे, ठीक है। कोई बात नहीं, अगर कुछ भी नहीं देखो तो प्लेलिस्ट पर जाओ और अभी देख लो, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे, मैंने उसी लेक्चर में आपको बताया था कि हम लोग पढ़ेंगे गुणसूत्रीय सिद्धांत का प्रयोगात्मक सत्यापन। क्या पढ़ेंगे? गुणसूत्रीय सिद्धांत का प्रयोगात्मक सत्यापन। तो बताओ 3, 4, 5 इतने जो लेक्चर देखे हो, सब समझ में आया है ना? कौन दिक्कत तो नहीं हुई? कौन दिक्कत हो रही? तुम लोग कमेंट करते नहीं है ना। गुड मॉर्निंग तुम्हारे चाचा आके करेंगे इधर, तुम ही लोग करोगे, ठीक है। देखो, गुणसूत्रीय सिद्धांत, जो गुणसूत्रीय सिद्धांत दिया गया था उसका यहाँ पे प्रयोगात्मक सत्यापन मांगा गया। ये प्रयोगात्मक सत्यापन किसने किया? वो किया थॉमस हंट मॉर्गन, जिसको हम लोग बोलते हैं TH मॉर्गन, ठीक है। पूरा नाम लिख लेना, थॉमस हंट मॉर्गन, ठीक है। क्या किया था? TH मॉर्गन ने क्या किया था? गुणसूत्रीय सिद्धांत का प्रयोगात्मक सिद्धांत TH मॉर्गन ने किया था। कौन से? थॉमस हिंट मॉर्गन। समझ आया ना? कोई दिक्कत नहीं हुई? आगे चले। अब देखिए, गुणसूत्रीय सिद्धांत का जो मॉर्गन ने प्रयोग किया था वो किया था फल मक्खी में, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रूट फ्लाई में। किसमें किया था बेटा? फल मक्खी में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रूट फ्लाई। भैया फ्रूट फ्लाई मतलब ये जो फल खाती है और कुछ नहीं खाती। जैसे लड़कियां ना चॉकलेट खाती हैं और कुछ नहीं खाती, है ना? खाती है ना? सच में खाती है। हमारी गर्लफ्रेंड भी बहुत चॉकलेट खाती है ना? तो इधर देखो, ये फल मक्खी है, तो ये मतलब कुछ मत बोलो, समझ रहे हो ना? फल खाएगी। अब देखो, चाचा ने पकड़ लिया कि अच्छा फल खाते हुए एक दिन पकड़ लिया मॉर्गन ने, है ना, फल मक्खी का। अब फल मक्खी का देखो वैज्ञानिक नाम क्या होता है? फल मक्खी एक दिन फल खाते हुए मॉर्गन चाचा ने पकड़ लिया और फल मक्खी से बोला, देख बेटा हम तेरे ऊपर एक प्रयोग करेंगे। अब प्रयोग ये करेंगे, हम ही करेंगे, गुणसूत्र का सत्यापन करेंगे तोहरे ऊपर। और तो का पूरी दुनिया पढ़ी बाद में, है ना। तो फल मक्खी सोची, फल खाते समय बोलते अच्छा ठीक है कर लो बेटा, ऐसे बोल दिया। मॉर्गन भैया उठे, एक ऊपर पूरा प्रयोग है झाड़ दी नापन। और एक वैज्ञानिक नाम है ड्रोसोफिला मिलैनोगेस्टर। क्या नाम है? ड्रोसोफिला और फिर मिनैलो, अरे सही है ना, मिनालो, अरे मिनालो नहीं, मिनालो गेस्टर, ठीक है। चलो इसका नाम याद करो, फल मक्खी मतलब फल वाली मक्खी, क्या नाम है? ड्रोसोफिला मिलानो गेस्टर। याद हो गया? कौन दिक्कत नहीं हुई ना? हुई कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं? आगे चले। ड्रोसोफिला मिलानो गेस्टर, फल मक्खी पर चचवा प्रयोग तुम्हार कर लिया। अब एक क्वेश्चन आवा, है ना, एक फल मक्खी होती है, खाने वाली मक्खी। अब खाने वाली मक्खी ने पूछा कि भैया ये फल मक्खी पर प्रयोग काहे किया? तो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया कि आखिरकार फल मक्खी ही क्यों चुना गया, है ना भैया। जैसे मेंडल वाले में जब मेंडल का नियम बताया था तो वहाँ पे बताया था मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे को ही क्यों चुना? भैया टमाटर का था, खीरा का था, है ना, ककड़ी का था और तरबूज का था। एकरे कहे नहीं चुन ली तो जरूरी रहा मटर का बुलावत रहा मेंडल का कि मेंडल चाचा आ जाओ हमरे ऊपर प्रयोग करो। कुछ ना कुछ लक्षण थे,
तभी जाके मेंडल ने प्रयोग किया। अब मॉर्गन ने फल मक्खी पर क्यों ही प्रयोग किया, इसका एक क्वेश्चन आता है। अब देखो क्वेश्चन है कि फल मक्खी को प्रयोगशाला में सरल कृत्रिम माध्यमों में रखा जा सकता है। पहले नंबर लिख लीजिए कि फल मक्खी को प्रयोगशाला में सरल व कृत्रिम माध्यम में रखा जा सकता है। अब पता लगे सड़क की मक्खी उठा ले गयो, प्रयोगशाला में रख दियो और मक्खिया गए मर, है ना। पता लगे और डेड बॉडी हो गए, और फिर वो 102 आती है ना, नहीं एम्बुलेंस आती है ना डेड बॉडी वाली, फिर ओकरे लाद के लाई जाए, है ना। तो देखो फल मक्खी में क्या अच्छी बात थी, एक भैया तुम फल, जहाँ पे फल की दुकान रहती उधरों जिंदा रही, अगर तुम सोचो अपने प्रयोगशाला में ले जाओ, अपने लैब में भी ले जाओ, तो उधर भी जिंदा मिलेगी तुमको, सबसे पहली बात। अब देखो भैया मॉर्गन चाचा थे, दूसरा प्रयोग देखेंगे और चीज़ें। देखो जीवन चक्र केवल 2 सप्ताह में पूर्ण होता है फल मक्खी का। लिखो फल मक्खी का जीवन चक्र केवल 2 सप्ताह में पूर्ण होता है। फल मक्खी का जीवन चक्र केवल 2 सप्ताह में पूर्ण होता है। ठीक है, इतना समझ गए। मतलब ही 2 सप्ताह में पूरा पता चल जाता है कैसे कहाँ है कैसे नहीं। अब देखो फल मक्खी में क्या है, एकल मैथुन में बहुत सारी संतानें प्राप्त होती हैं। ठीक है, एकल मैथुन मतलब एक बार के, है ना। ठीक है, समझ रहे हो, एकल मैथुन में बहुत सारी संतानें प्राप्त होती हैं, बहुत सारी संतानें प्राप्त होती हैं। अब जैसे मनुष्यों में जब निषेचन की क्रिया होती है तो कितनी संतानें प्राप्त होती है, बहुत खींच के एक देखे हो गए आसपास, है ना, एक ज़्यादा से ज़्यादा हुआ 2, है ना। बाद में लोग कहते हैं अभी तो 2 बच्चा पैदा हुआ, ट्विंस बेबी, है ना, अरे 2 जुड़वा बच्चे थे बोलते हैं ना। तो अब इसमें क्या है भैया, फल मक्खी में क्या है कि अगर एक बार मैथुन की क्रिया हुई तो इसमें बहुत सारी संतानें, मतलब मक्खी मतलब भीड़ लगा लो मक्खी की, है ना। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें लिंग विभेदन स्पष्ट था। फल मक्खी में क्या था, लिंग विभेदन स्पष्ट था। यानी कि फल मक्खी के तुम कपड़ा वपड़ा उतार के देखने की कोई ज़रूरत नहीं, दूरी से देख लियो तो बता दियो अच्छा ये नर है ये मादा है, ये फल मक्खी लौंडिया है ये लौंडा है। ठीक है, बता दिए, कोई बात नहीं। चलो अब देखो चाचा क्या करते हैं, इसमें देखें कि नर व मादा आसानी से पहचाना जा सकता था। नर व मादा आसानी से पहचाना जा सकता था। अरे इतने पॉइंट लिखा देंगे ना, पॉइंटवा का नंबरवा भूल जाओगे तुम। आसानी से पहचाना जा सकता था, तभी मॉर्गन चाचा यहाँ प्रयोग की। ऐसे थोड़ी ना कर देंगे ना, ऐसे थोड़ी ना अपना टाइम बर्बाद करेंगे जैसे मैं कर रहा हूँ, सच में कर रहा हूँ। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए होगे तुम लोग, मुझे पता है ना, पता नहीं लाइक करने में कहा जाता है। और शेयर वेयर तो तुम लोग कभी करते ही नहीं होगे, नहीं करते ना, मुझे यकीन है। और एक हमारा दूसरा चैनल है, आप लोगों को बता दें, और उस चैनल की नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक है, और उस चैनल का नाम है बायो अमन मोटिवेशन। पढ़ते पढ़ते ऊब गए हो, बिल्कुल से शरीर थक चुकी है, नहीं पढ़ सकते हो, ज़िंदगी में डिमोटिवेशन आ गया है कि अब कुछ नहीं कर सकते हो, जाके बायो अमन मोटिवेशन पे बेस्ट मोटिवेशनल वीडियोस को देखिए। क्योंकि उस चैनल पर जो स्क्रिप्टेड आ रही है, जो स्क्रिप्ट आ रही है वो डायरेक्टर सर की आ रही है, यानी कि प्रवेश कुमार की स्क्रिप्ट आ रही हैं। उनके दिमाग में क्या ख्याल चल रहा है वो सारी चीज़ें अपने इसी में बताते हैं, और उनको बताने का एक जरिया होता है ना, मोहरा, तो मोहरा मैं हूँ। चलें आगे, चलिए अब देखिए नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि फल मक्खी आनुवांशिक विविधताओं अनेक प्रकार की पाई जाती है। ठीक है, फल मक्खी में क्या होता है, फल मक्खी में आनुवांशिक विविधताएं अनेक प्रकार की पाई जाती हैं। ठीक है, मतलब कि जो जेनेटिक डिसऑर्डर है, जो जेनेटिक चीज़ें हैं वो अनेक प्रकार की पाई जाती हैं, वो कई प्रकार की पाई जाती हैं। ऐसा नहीं कि पता लगे एक ही फल मक्खी है, तुम्हारे घर में मिली, पहचान ली अच्छा तुम ही हो,
स्कूल गए फिर मिली अच्छा तुम ही हो, बाथरूम गए उधर भी मिली अच्छा तुम ही हो, ऐसे नहीं। इसमें क्या होता है, आनुवांशिक विविधताएं होती हैं। मतलब अगर जेनेटिक्स से तुम देखोगे, जीन के लेवल पर जाकर के देखोगे तो सारी चीज़ें समझ तुम्हें आ जाएंगी बहुत आसानी से। ठीक है, देख लो इधर भी बहुत गर्मी है यार, हद से ज़्यादा गर्मी है। हाँ, जल्दी करो, एसी वेसी लगवा लें हम लोग भी, कब तक इतनी गर्मी में पढ़ाएंगे तुम लोग को, है ना। चलें, अब देखो इसमें क्या होता है कि आनुवांशिक लक्षणों को माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। क्या होता है, फल मक्खी में आनुवांशिक लक्षणों को माइक्रोस्कोप, जानते हो ना माइक्रोस्कोप क्या है, देखे होगे, छूने कभी नहीं मिला होगा है ना। फल में आनुवांशिक लक्षणों को माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। अब कुछ लड़के ऐसे होंगे जो गूगल में देखे होंगे, रियल में उनको देखा ही इनको ना मिला होगा। हम लोगों को भी देखे हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा सा ना लपरहे टाइप के हैं, जल्दी जल्दी करके छू छा लिए थे, बाकी तुम लोगों को छूने को ना मिला होगा, है ना। चले, अच्छा चलो ठीक है, इतना समझ लिए, फल मक्खी ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। ठीक है, अब इतना स्क्रीनशॉट ले लो, इसको अपने नोट्स में लिखो, अब मिटाते हैं इसको। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। चलो ठीक है, अच्छा ये बताओ कितने लोगों ने माइक्रोस्कोप छुआ है, बताओ, बताओगे? नहीं बताओगे, हमें पता नहीं बताओगे। ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये था कि कोशिका की खोज किसने की थी, और कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है उसकी खोज किसने की थी। ये दो क्वेश्चन है, और ये दोनों के जवाब ना नीचे कमेंट बॉक्स में अभी चाहिए। ठीक है, नाटक नहीं चलेगा इधर, अभी चाहिए। ठीक है, अब देखो ड्रोसोफिला, इसको इंग्लिश में लिख देते हैं, लिख दें ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला को हम देख लेते हैं कैसे होती है। चित्रकार नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो बना ही ले देख देख के हम। पहले पता है तुम लोगों का, पहले हम अपने क्लास में ना अधिकतर सारे लड़कों को चित्र बनाया करते थे। जितने लड़के थे ना, लड़कियों के नहीं बनाते थे, लड़के बस के बनाते थे। बहुत सोचते हो बेटा। ये देखो, इसमें से जो बड़ा होता है वो कौन होता है। अब जैसे ये बताओ, सबसे बड़े बाल किसके होते हैं, सबसे बड़े बाल होते हैं, हाँ सही कह रहे हो, लड़कियों के ही होते हैं। तो इसमें जो बड़ा है वो कौन है, वो है मादा। ये भैया चाचा छोटा है, उसका बोलेंगे नर, ये हमारा मेल चाचा, आई चचिया है फीमेल। ठीक है, कौन दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चले समझ गए ना, ऐसे नहीं दिखेगी ये। कहूँ अगर मिल जाए ना फल वल की दुकान में, मिल लेना भैया, नाम वगैरह पूछ लेना। ठीक है, अच्छी दिख रही, फ़ोटो खींच लो, हमारी स्टेटस में लगा देना। नहीं लगाओगे फिर ना लगाओ, फ़र्क नहीं पड़ता है, समझ लो। चले आगे चलें। अब देखो भैया, ये ड्रोसोफिला में लक्षण कौन से थे, ये माँ कौन लक्षण रहे, बिना लक्षण के थोड़ी ना कोई चुनेगा। तो इसके देखते हैं लक्षण। तो चित्र भी तो तुम हम लोग बनाए लो, अपनी कॉपी में बनाए लिए, अब बना लो। देखो कमेंट वमेंट करते रहो, ठीक है ना, मतलब आपस में तालमेल भिड़ा रहे। अब देखो ड्रोसोफिला के लक्षण व विपरीत लक्षण, क्या पढ़ेंगे हम लोग, ड्रोसोफिला के लक्षण व विपरीत लक्षण। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। चलिए देखा जाए। अब देखो ड्रोसोफिला के सबसे पहले आप लोग इधर डालिए लक्षण, और इस साइड डालिए विपरीत लक्षण। ठीक है, लिखा था वैसे, हम दोबारा लिख दिए। दोबारा मेहनत किए ना, तो चलो 2 बार लाइक कर दो, चलो ठीक है। चलो लक्षण है, लक्षण और विपरीत लक्षण। सबसे पहले हम देखते हैं, ये जो चाची थी ना ड्रोसोफिला, एक सबसे पहले देखते हैं आँख, आँखों का रंग। सबसे पहला हमने चुना आँखों का रंग। अब यार पता है, मैं तुम्हें किसी से बताना मत, एक बार मैं गया था, एक लड़की से मिला था, किसी से बताना मत, क्योंकि लेक्चर मेरे बीच में कोई देखता नहीं। तो उस लड़की की आंखें ना गोल्डन कलर की थी, गजब से बहुत खूबसूरत लग रही थी। अब तुम लोगों की आँख कलर कैसे होगा, ब्लैक होगा ना। किसी किसी को भैया ब्लू मिल जाता है, बिल्कुल नीला नीला, बिल्ली जैसे, कुकार बिल्ली है ना। चलो ठीक, कोई बात नहीं, तो लोग बहुत अच्छे हो सब लोग। ठीक है, चलिए देखते हैं।
इसमें आप लोगों का अगर आंखों का रंग नीला है तो ज़रूर बताइएगा भैया। आप लोग एक बार फ़ोटो दिखा दीजिएगा मुझे अपनी, है ना। गुस्सा हो गया क्या? गुस्सा नहीं होते बेटा। आगे चलिए, देखो आंखों का रंग सबसे पहले लिया। आंखों का रंग जो ड्रोसोफिला में होता है वो होता है लाल और सफ़ेद। क्या होता है? ड्रोसोफिला में होगा लाल और सफ़ेद, ठीक है। जो ड्रोसोफिला में आंखों का रंग होगा वो पहला होगा लाल और सफ़ेद, ठीक है। कोई दिक्कत हुई इतने में? इतने में कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलते हैं, आगे आता है शरीर का रंग। किसका रंग बेटा? शरीर का रंग। अब देखो ये बताओ, कोई लड़की बहुत गोरी होती है, उसके बहुत बॉयफ्रेंड रहते हैं। कोई लड़की बहुत काली रहती है, उसके 2-4 बॉयफ्रेंड रहते हैं ना। तो अब इधर फल मक्खी में देख लो, इसका शरीर का रंग कैसा होता है? पहले तो होता है भूरा, दूसरा होता है पीला। अच्छा भैया भूरा वाली एकरे कोनो बॉयफ्रेंड है ना वही, और जो पीला वाली है ओकरे बहुत बॉयफ्रेंड नहीं है। बोलेंगे पीला यानी गोल्डन कलर की, वाह सुनहरी मक्खी। क्या बोलेंगे? सुनहरी मक्खी, है ना। चलें अब देखो नंबर 3 देखते हैं हम लोग, पंख का आकार। वाह भाई वाह, पंख का आकार। अब जैसे लड़की पे लिया जाए तो लड़कियों के बाल का साइज, बाल का आकार कितना लंबा है ना, पेट तक आ रहा है, घुटने तक जा रहा है, कौनों कौनों को तो पता लगे निचवे तक जा रहा है, पैरवे तक, है ना। चले अब देखो इधर पंख के आकार में क्या होगा? पहले होगा लंबे और दूसरा होगा छोटा। कुछ ड्रोसोफिला मक्खी में उनके पंख लंबे होते हैं ऐसे, कुछ के ऐसे होते हैं। कैसे? ऐसे, ठीक है, समझ गए ना, ऐसे ऐसे में। इसको लिखो अपनी कॉपी में इतना। चलो नोट्स बनाओ, जल्दी करो। अब इसमें जो विपरीत लक्षण है ना, इसमें से हम लोग देखेंगे कुछ होंगे प्रभावी लक्षण। हेडिंग डालो इधर प्रभावी लक्षण, अब इधर डालो अप्रभावी, ठीक है। अब देखो प्रभावी लक्षण इसमें है हमारा लाल, जिसको हम लोग बोलते हैं रेड। इधर अप्रभावी लक्षण क्या है? वाइट, जिसको हम लोग बोलते हैं सफ़ेद। छोटे छोटे कीड़े आ रहे हैं यार। अब इधर क्या है? ब्राउन। अब उधर क्या है? येलो। ये सुनहरी मक्खी आप लोग नाम सुने हैं? सुनहरी मक्खी, जब पहले मैं छोटा था ना तो मैं बालवीर बहुत देखा था, तो बालवीर में शायद एक बार आया था सुनहरी मक्खी, है ना, मिनिएचर। अब देखो यहाँ पे एक रूल है। यहाँ पे रूल क्या कहता है कि जो मक्खी का जो अप्रभावी लक्षण होगा, अप्रभावी लक्षण का जो पहला लेटर होगा उसी लेटर से इसको डिनोट किया जाएगा। तो मतलब इसको कैसे डिनोट करेंगे? W से, इसको Y से, इसको M से। अब इधर जो प्रभावी लक्षण है हम उसको इंडिकेट करेंगे W पॉजिटिव से, फिर Y पॉजिटिव से और M पॉजिटिव से। अगर हमने बोल दिया Y पॉजिटिव यानी कि समझ लो वो येलो नहीं है, वो ब्राउन है। इतना तुम्हें याद करना पड़ेगा। ये देखो, चलो इसको भी अपनी कॉपी में लिख लो। ये सब बेटा याद करने के पॉइंट्स हैं, ठीक है। और अगर आप लोगों को लग रहा होगा इसमें भी मैं कुछ कार्टून गिरी करके अंदर कर दूँ तुम्हारे दिमाग के, तो ऐसा नहीं होगा। कुछ चीज़ें होती हैं, टॉपिक्स याद करने के होते हैं, तो इनको तुम लोग याद कर लो, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज में देखते हैं। अब सही ना यार, पता है मुझे बड़ा अफसोस था जब मैं कल जल्दी में इधर उधर गलत पढ़ा गया था। कल वाले लेक्चर में गलत नहीं पढ़ाया था, तुम लोगों को मैं सही पढ़ाया था, लेकिन बस ये है कि पुराना लेक्चर में तुम लोगों को रिपीट कर दिया था, है ना। जो पुराना लेक्चर था उसी में थोड़ा सा रिपीट कर दिया था। फिर से पढ़ लिए, रिवीजन हो गए, तुम्हारा डबल फ़ायदा, है ना। थैंक यू एक भी बार नहीं बोले। चलें इसको मिटा दें। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अभी हटे थे, ना ले पाए तो बैक करके ले लो अब, है ना। और तुम्हें पता होना चाहिए कि बहुत जल्द, कम से कम 1 या 2 दिन में केमिस्ट्री की क्लासेस चालू होने वाली हैं। केमिस्ट्री भी पढ़ोगे तुम लोग, और भी हल्के से नहीं, बहुत अच्छी केमिस्ट्री, प्रोफेशनली केमिस्ट्री। जैसे हम बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं ना, उससे भी अच्छा केमिस्ट्री पढ़ने को मिलेगा। तो देखो, अगर लड़के हो तो लड़की के पास शेयर कर दो, अगर लड़की हो तो लड़के के पास शेयर कर दो। शेयर करते रहो ना, नहीं करोगे तो मत करना, है ना। गुस्साना मत। अब हम लोग पढ़ते हैं संलग्नता। संलग्नता जिसको हम लोग बोलते हैं लिंकेज। क्या पढ़ेंगे? संलग्नता। अब ये ना समझ लेना कि जिसका लिंग समान हो उसको बोलते हैं संलग्नता, है ना। कुछ लॉन्डन के पास ज़्यादा ही दिमाग होता है, वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोच जाते हैं। संलग्नता, सहलिंगता नहीं है, संलग्नता। अब देखो संलग्नता क्या है?
सहलग्नता है मेंडल के तीसरे नियम का अपवाद है। सहलग्नता मेंडल ने तीसरा नियम दिया था, स्वतंत्र अभ्युहन का नियम, यानी कि मेंडल ने बताया था कि जो लक्षण होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, वो लक्षण कोई भी लक्षण किसी पर भी जा सकता है, लेकिन जो स्वतंत्र ये जो सहलग्नता आ गया, लिंकेज आ गया, ये क्या हुआ, अपवाद हो गया, एक्सेप्शन हो गया। मेंडल चाचा का चुनौती दे दिए, वो भी खुली चुनौती, बोले ए चाचा तो हारी सूत्र जो है ना गलत है, लेकिन चाचा मर चुके थे, कोई बात नहीं। चले सहलग्नता में क्या है, सहलग्नता है मेंडल के तीसरे नियम का अपवाद, लिख लो मेंडल के तीसरे नियम का अपवाद। मेंडल के तीसरे नियम का अपवाद है सहलग्नता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब देखो सहलग्नता आखिरकार है क्या है। देखो, दो जीनों को पास पास रहना ही सहलग्नता कहलाता है। दो जीनों का, लिखो इसको, दो जीनों का पास पास रहना ही, दो जीनों का पास पास रहना ही सहलग्नता कहलाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो नोट्स में लिख लो कि दो जीनों का पास पास रहना ही सहलग्नता कहलाता है। एक बात ये भी लिख लेना कि जीन हमेशा जोड़े में होते हैं, जीन हमेशा जोड़े में होते हैं। ठीक है, समझ गए इतना? कोई दिक्कत? जीन हमेशा जोड़े में होते हैं, पता है ना? पता है, पता है, बहुत अच्छे तरीके से पता है। 4-5 लेक्चर देखे हो, पढ़े हो, ठीक है, बैठ नहीं रहे थे, और नहीं देखे तो फिर से जाके रिवीजन कर लो उसको, प्लेलिस्ट पर सारे वीडियोस हैं। ठीक है, जितना भी हम लोग एफर्ट्स अपनी तरफ से कर सकते हैं उतना कर रहे हैं, तुम लोगों को भी कुछ करना पड़ेगा ना। जब बोर्ड में नंबर आएंगे तुम्हारे 80%, 90%, तो नंबरों का हमका लेके दे दोगे क्या? मिलने तो आओगे नहीं तुम लोग, याद बस रखोगे पढ़े थे उनसे। ठीक है, बस हमें उतना ही चाहिए। अब देखो, दो जीनों का पास पास रहना, सपोज दैट ये हमारा एक जीन है, और रंगीन मार्कर ले लेते, समझ ना पाओगे तुम लोग, है ना। ये एक जीन है और ये हमारा दूसरा जीन है। अब देखना क्या बोलता है, दो जीनों का पास पास रहना ही क्या बोलता है, रहना ही सहलग्नता कहलाता है। ठीक है, इसमें ये इस भाग को हमने बोला ए, इसको बोला बी। अब इसको हमने स्मॉल ए से और स्मॉल बी से इंडिकेट करेंगे। ये क्या है हमारे, ये हैं जीन। जीन हमेशा किस में होते हैं, जोड़े में होते हैं। ये दोनों जीन देखिए समान जीन हैं, जब समान जीन एक साथ रहेंगे तो उसको क्या बोला जाएगा, हम सहलग्नता। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं, जैसे एक सेकेंड ना, जैसे आपका हुआ, ये हुआ और ये हुआ। ठीक है, अब उधर भी देख लेना, दो जीन हैं, तो एक को हमने कैपिटल ए से इंडिकेट किया, एक को हमने कैपिटल बी से, इसको हमने स्मॉल ए से और स्मॉल बी से। ये दोनों जीन क्या हैं, जोड़े में हैं, ये दोनों जीन आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन हमने इनको बीच से तोड़ के अलग कर दिया दिखाने के लिए। ठीक है, ये दोनों जीन एक ही है। कोई दिक्कत? अब सहलग्नता क्या है, लिंकेज, कि दो जीनों का पास पास रहना ही, दो समान जीनों का पास पास रहना ही लिंकेज यानी कि सहलग्नता कहलाता है। ठीक है, अब देखो लिंकेज के बाद एक छोटा सा शब्द आता है जिसको हम लोग बोलते हैं पुनर्योजन। क्या बोलते हैं, पुनर्योजन। अब पुनर्योजन को इंग्लिश में बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन, पुनर्योजन यानी कि रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, पढ़े हो कभी? नहीं पढ़े, सहलग्नता तो पढ़े नहीं, तो रिकॉम्बिनेशन का पढ़ोगे। पुनर्योजन ये होता है कि जब जीन दूर दूर होते हैं, जब जीन दूर दूर होते हैं, जब जीन दूर दूर होते हैं। ठीक है, ये लिख दो कि जब जीन दूर दूर होते हैं। अब ये बताओ, ये जीन पास में है, पास में एक ही जगह पर चिपके हैं, तो इनको तोड़ना मुश्किल होगा कि आसानी होगी?
अगर एक लकड़ी है, एक लकड़ी को आसानी से तोड़ लोगे? अगर लकड़ियों से बना जो गट्ठर बन जाएगा, तोड़ पाओगे? नहीं तोड़ पाओगे। तो ये गट्ठर है, इसको तुम आसानी से नहीं तोड़ सकते हो। अब रिकॉम्बिनेशन क्या है समझना, कि जब जीन दूर दूर होते हैं तो उन्हें आसानी से तोड़ा जा सकता है। जब जीन दूर दूर होते हैं तो उन्हें आसानी से तोड़ा जा सकता है, ठीक है, तो उन्हें आसानी से तोड़ा जा सकता है। अब इसी को हम लोग बोलते हैं पुनर्योजन। समझ लो, बस इतना ही, मेन टॉपिक इतना ही है। अब देखो जैसे ये एक है ए, इसको हमने बोला ए, इसको बोला बी, इसको बोला सी। अब ये नीचे वाला पॉइंट है, मार्कर ले लेते हैं एक ठो, है ना। इसको हमने बोल दिया ए, इसको बोल दिया बी, इसको बोल दिया सी, है ना, मतलब एक ही है, थोड़ा तो दूर दूर है, ठीक है। अब देखो इससे हम लोग देखते हैं पुनर्योजन, रिकॉम्बिनेशन कैसे होता है ना। मार्कर फिर बदलें, पतला वाला मार्कर लेते हैं। अब देखो इसमें पुनर और योजन, पुनर का मतलब होता है दोबारा और योजन का मतलब होता है जुड़ना। जब कोई जीन दोबारा से आकर के जुड़ता है तो उसको बोलते हैं पुनर्योजन। अब जैसे ये जीन है, ये पहले जीन में हमने इंडिकेट ये किया था, ठीक है, और जो नीचे वाला जीन है इसमें हमने बीच में कुछ नहीं किया। अब देखो पुनर्योजन में क्या होता है, दो जीन ये समान रखे रहेंगे। अब यहाँ पे ये कटा, इसको हमने इंडिकेट किया ए से, इसको हमने इंडिकेट किया बी से। अब देखो इसमें भी वैसे ही कटेंगे, ठीक है, ए बी। अब इसमें कुछ समझ आ रहा है कि नहीं, बताओ, इसमें और इसमें कुछ समझ आया कि नहीं? इसमें बस एक पॉइंट हमें समझ आ रहा है कि भैया ये जो यहाँ पे था ना, ये सी यहाँ होना चाहिए, ये चीज़ यहाँ होना चाहिए, और ये वाला चीज़ जो सफ़ेद है इसको यहाँ होना चाहिए। बताओ इस वाले से इस वाले में कुछ समझ आ रहा है या नहीं? बताओ हाँ या ना। यहाँ पे ये जो सी है ना, इसको इसमें जुड़ना चाहिए, ये वाला सी आके यहाँ पे आना चाहिए, तब हम लोग क्या बोलेंगे, सहलग्नता, यानी कि लिंकेज है। अब इधर का सी भैया उठ के इधर आ गया, इधर का इधर चला गया, तो क्या हुआ, ये लिंकेज नहीं है, ये क्या है, ये है आपका रिकॉम्बिनेशन, यानी कि पुनर्योजन। पुनर्योजन का मतलब होता है दोबारा से जुड़ना। अब ये पहले एक बार था, लेकिन दोबारा से ये इतना फंक्शन कटा और आके इसमें आया और इसका फंक्शन कट के ऊपर गया, तो यहाँ पे ऐसा बना। समझ आया ना। जब जीन दूर दूर होते हैं तो उन्हें आसानी से तोड़ा जा सकता है। अब ये जीन इसके अलग अलग हैं भैया, तुम इसको आसानी से तोड़ सकते हो। जब गट्ठर में जो बांधने वाला जो धागा होता है, अगर वो धागा टूट जाएगा तो गट्ठर बिखर जाएगा और तुम उस गट्ठर से लकड़ियों को आसानी से तोड़ सकते हो। लेकिन अगर वो गट्ठर में लकड़ियां बंधी हुई है ना, गट्ठर बंधा हुआ है, तो बेटा कभी नहीं तोड़ सकते तुम, कभी नहीं, ठीक है। अब देखो पुनर्योजन में, रिकॉम्बिनेशन में तुम एक चीज और लिख लो। लिखोगे क्या, कि किसी संकर क्रॉस में, चलो मेरे साथ ही लिख लो, पुनर्योजन में लिखो बेटा, अपनी कॉपी में लिखो कि किसी संकर क्रॉस में जनकीय पीढ़ी के क्रोमोसोम में उपस्थित, क्या लिखोगे, किसी संकर क्रॉस में, चलिए लिखिए, हेडिंग डालिए, किसी द्विसंकर क्रॉस में जनकीय पीढ़ी के क्रोमोसोम में उपस्थित गुण में परिवर्तन के पश्चात, ठीक है, क्रोमोसोम में उपस्थित गुण में परिवर्तन के पश्चात संतति में पहुंचने की प्रक्रिया को पुनर्योजन कहते हैं, ठीक है। अब इसको अगर ना समझ पाए हो तो क्या करोगे, इसको तुम लोग फिर से लिख लोगे, ठीक है। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, पुनर्योजन, ठीक है। अब हम लोग जो समझ रहे थे ना, क्या समझ रहे थे, लिंकेज, अब हम लोग उसको समझते हैं। सहलग्नता, सहलग्नता क्या होता है कि एक गुणसूत्र पर स्थित सभी जीन्स एक ही युग्मक में प्रवेश करके एक साथ ही संतान में वंशागत होते हैं। सहलग्नता में हम लोग अब एक डिफिनीशन और ऐड करते हैं, सहलग्नता, ठीक है। इसको आप लोग लिख लीजिएगा कि एक गुणसूत्र पर स्थित सभी जीन्स क्या होते हैं, एक गुणसूत्र, इसको मैं लिखे दे रहा हूं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। एक गुणसूत्र पर स्थित
एक गुणसूत्र पर स्थित सभी जीन्स, ठीक है, क्या है कि एक गुणसूत्र पर स्थित सभी जीन्स एक ही युग्मक में प्रवेश करके, क्या होता है कि एक ही युग्मक में प्रवेश करके, क्या होगा बेटा, एक ही युग्मक में प्रवेश करके एक साथ ही संतान में वंशागत होते हैं। क्या होते हैं? एक साथ ही संतान में वंशागत होते हैं। एक ही संतान में वंशागत होते हैं, लिंकेज यानी कि सहलग्नता कहलाते हैं। यानी कि एक गुणसूत्र पर स्थित, क्रोमोसोम पर एक स्थित जीन्स होते हैं, एक गुणसूत्र पर स्थित सभी जीन्स एक ही युग्मक में प्रवेश करके, एक ही युग्मक में प्रवेश करके एक ही लक्षण के संतान में वंशागत होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं लिंकेज, सहलग्नता। अब इतना तुम लोग लिख लो। अब मैं इसको मिटा के थोड़ा सा ड्रोसोफिला में सहलग्नता आप लोगों को समझा देता हूँ, ठीक है? तो मिटा दी इसको बेटा, चलो मिटाते हैं। बहुत मेहनत कर चुके हैं आप लोग ना, इतना पढ़ चुके हैं, और नोट्स आप लोग बनाए होंगे मेरी, और मेरी नोट्स को कहाँ भेजना है? इंस्टाग्राम पे भेजना है। इंस्टाग्राम आईडी बायो में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, ठीक है? अब देखो हम लोग समझेंगे ड्रोसोफिला में सहलग्नता, ठीक है? क्या है ड्रोसोफिला? ड्रोसोफिला क्या बोलते हैं? फल मक्खी, है ना, बहुत फल खाती थी ये मक्खी। देखो अगर कुछ भी हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ कर दे तो बुरा नहीं मानने का, ठीक है? अब देखो ड्रोसोफिला में सबसे पहले हमने लिया नर मक्खी, फिर लिया मादा मक्खी। अब देखो नर मक्खी में का जो रंग होता है, सबसे पहले लिया सलेटी रंग व अल्प विकसित पंख वाले। क्या होते हैं? सलेटी रंग व अल्प विकसित पंख। सलेटी रंग व अल्प विकसित पंख। जो ड्रोसोफिला में सहलग्नता है, जो हमने, है ना, नर मक्खी को लिया है, वो कौन सी थी? सलेटी रंग व अल्प विकसित पंख, उसके पंख अल्प विकसित थे। अब दूसरा लिया काली व लंबे पंख। दूसरा हमने क्या लिया? काली व लंबे पंख, ठीक है? दूसरे का हमने लिया काली व लंबे पंख। अब जब भैया यह सलेटी रंग की रही ड्रोसोफिला, ये काली थी, भद्दी थी, ड्रोसोफिला बन गई ना, हाँ बस। और इसके पंख क्या थे? लंबे थे, ये हमने बना दिया। अब इनसे जो संतानें मिलके बनती हैं उसको देखते हैं। इनसे जो संतानें मिलकर बनी ना बेटा, वो F1 पीढ़ी में क्या बनी? F1 पीढ़ी में, इंक खत्म हो गई डाल लें। F1 पीढ़ी में बेटा इनकी संतानें बनती हैं सलेटी रंग तथा लंबे पंख वाले पौधे। ये होता है सहलग्नता, है ना? तुम लोगों को पता होना चाहिए इंक महंगी हो गई है। अभी तक यही इंक 20 रुपए की आती थी, लेकिन अब 30 रुपए की आने लगी है, ठीक है? अब देखो F1 पीढ़ी में हमको कौन सी संतानें प्राप्त मिलती हैं? F1 पीढ़ी में मिलती है सलेटी रंग तथा लंबे पंख। क्या मिलती है? सलेटी रंग तथा लंबे पंख, ठीक है? जो F1 पीढ़ी में जो हमको संतान देखने को मिलती है वो क्या मिलती है? सलेटी रंग। इसमें से एक लक्षण आया सलेटी रंग का, इसमें आया लंबे पंख का। और दूसरी जो संतान देखने को मिलती है वो कौन सी होती है? वो होती है काली व अल्प विकसित पंख, ठीक है? इसको हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि ये अप्रभावी लक्षण है, ये प्रभावी लक्षण है। प्रभावी चीज़ें दिखाई देती हैं, अप्रभावी चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं, ठीक है? चले आगे देखें। अब अगला क्या है? अब अगला हमने लिया सलेटी रंग तथा लंबे पंख। ये क्या है हमारा? ये हमारा है नर संकर, क्योंकि ये जो हमने लिया था ये हमारा है नर, जिसको हम लोग बोलते हैं मेल, और ये थी फीमेल, लिख लेना, जिसको हम लोग बोलते हैं मादा। ये क्या है हमारा? ये है नरशंकर। अब हम लोग क्या करते हैं? नरशंकर का क्रॉस कराते हैं काली व लंबे पंख, फिर इसी में करा देते हैं। नरशंकर का जो क्रॉस होता है वो कराते हैं काली व लंबे पंख। यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं?
नरशंकर का क्रॉस फिर से हम कराते हैं तो हमको 2 पीढ़ी में संतानें देखने को मिलती हैं। 2 पीढ़ी में देखने को मिलती है सलेटी तथा लंबे पंख। क्या देखते हैं? सलेटी तथा लंबे पंख। और दूसरी पीढ़ी में हमको मतलब दूसरी जगह पर हमको देखने को मिलता है काली व लंबे पंख। काली व लंबे पंख। ठीक है, यानी कि जो ड्रोसोफिला प्राप्त होंगी ना वो सबसे पहले होंगी सलेटी तथा लंबे पंख वाली, और दूसरे में क्या होंगी? काली तथा लंबे पंख वाली। ठीक है, कोई दिक्कत? और ये है हमारी F2 पीढ़ी। ठीक है, ये क्या है हमारी? ये है हमारी F2 पीढ़ी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें थोड़ा सा लिखना है, F2 पीढ़ी में क्या लिखना है कि इस संकरण में केवल पैतृक संयोग बनते हैं। संलग्नता है, लिखो इसके नीचे लिख लो कि इस संकरण में केवल पैतृक संयोग बनते हैं, केवल ठीक है, इसको लिख लेना तुम लोग। इस संकरण में केवल पैतृक संयोग बनते हैं तथा जीन अलग अलग नहीं होते हैं, तथा जीन अलग अलग नहीं होते हैं। अब अलग अलग कैसे नहीं होते? जैसे ये काले पंख वाली है और अल्प विकसित पंख वाली का दोनों आपस में मिल गए का? नहीं मिले ना, अलग अलग ही रहे। ठीक है, जीन अलग अलग नहीं होते हैं, मतलब ये लंबे था तो लंबे ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि लंबे काले के साथ मिलकर कोई दूसरा कुछ बना ले, है ना। जीन अलग अलग नहीं होते हैं। अब देखें, अतः यह पूर्ण संलग्नता को प्रदर्शित करता है। क्या करता है? अतः यह पूर्ण संलग्नता को प्रदर्शित करता है। ठीक है, पूर्ण संलग्नता यानी कि कंप्लीट लिंकेज। अब इसको तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो, इसको लिख लो। अब छोटे से टॉपिक है कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज, इसको समझ लो बस। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, मिटा दो इसको मैं। चलो, इसको समझने के बाद आज का लेक्चर खत्म करेंगे हम लोग, फिर इसके बाद कल पढ़ाएंगे तुम लोगों को। कोई दिक्कत तो नहीं हुई इतने में? देखो, टॉपिक थोड़ा सा कठिन है, मुझे भी पता है कि टॉपिक कठिन है। तो कठिन इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ेंगे ही नहीं। तुम लोगों को पता है बायोमन पढ़ा रहा है, तुम लोग पढ़ोगे, मुझे भी पता है यार तुम लोग पढ़ोगे, तभी पढ़ा रहा हूँ, नहीं पढ़ाता मैं। अब क्या पढ़ेंगे? अंतिम टॉपिक है हमारा पूर्ण संलग्नता, जिसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट लिंकेज। कंप्लीट पूर्ण संलग्नता यानी कि कंप्लीट लिंकेज क्या होता है कि जब गुणसूत्र पर स्थित जीन्स, लिख देता हूं, लिखो, जब गुणसूत्र पर स्थित जीन्स क्या होता है कि जब गुणसूत्र पर स्थित जीन्स वंशागति के समय एक दूसरे से अलग अलग नहीं होते हैं। जीन्स पर उपस्थित जीन्स वंशागति के समय एक दूसरे से अलग अलग नहीं होते हैं, तो इसे ही हम कंप्लीट संयोग कहते हैं, तो उसे ही पूर्ण संलग्नता कहते हैं। तो इसे ही पूर्ण संलग्नता कहते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट लिंकेज। यानी कि जब गुणसूत्र पर स्थित जीन्स, जो ये हमारा जो गुणसूत्र था, इसके ऊपर क्या थे? जीन्स उपस्थित थे। गुणसूत्र के ऊपर जीन्स जब वंशागति होती है, यानी कि उसके नए वंश बनते हैं, उसका फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है, तो वहां पे क्या होता है? वंशागति के समय जीन्स एक दूसरे से अलग अलग नहीं होते हैं। वो भैया जीन पकड़ के बैठे रहते हैं, चाचा मैं भी चलूंगा, चाचा मैं भी चलूंगा, है ना, ऐसे होता है, अलग अलग नहीं होते, तो इसे बोलते हैं पूर्ण संलग्नता, है ना। अब देखो, अब हमारा लास्ट टॉपिक आया अपूर्ण संलग्नता, जिसको बोलते हैं इनकम्प्लीट लिंकेज। अपूर्ण संलग्नता एग्जाम्पल दिया था ना तुमको, जिसको बोलते हैं इनकम्प्लीट
लिंकेज। ये वाला एग्जाम्पल, ये था ए बी सी, दोनों चाचा मिलके चाचा मैं भी चलूँगा, मतलब अलग अलग ये नहीं हो सकते। इसको हमने बोला, क्या बोला, कंप्लीट लिंकेज। अब इनकम्प्लीट लिंकेज क्या है कि जब संलग्न जीन्स युग्मक बनाते समय, क्या होता है कि जब संलग्न जीन्स, ठीक है, जब संलग्न जीन्स युग्मक बनाते समय, युग्मक बनाते जैसे जानते हो क्या होता है, युग्मक जाइगोट बनता है, बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, है ना। जब संलग्न जीन युग्मक बनाते समय गुणसूत्रों के टूटने के कारण अलग हो जाते हैं, क्या होता है, गुणसूत्रों के टूटने के कारण, गुणसूत्रों के टूटने के कारण अलग हो जाता है, ठीक है। जब संलग्न जीन्स युग्मक बनाते समय गुणसूत्रों को टूटने के कारण अलग हो जाता है और इन टुकड़ों के विनिमय के फलस्वरूप क्या होता है, और इन टुकड़ों के विनिमय के फलस्वरूप, और इन टुकड़ों के विनिमय के फलस्वरूप बने नए संयोग युग्मकों को पहुंचाते हैं, बने नए संयोग युग्मकों को पहुंचाते हैं, अपूर्ण संलग्नता कहलाते हैं। बस अब यहीं पे तुम्हें समझना है, अभी जाना नहीं, लेक्चर नहीं खत्म हो, ठीक है। कहाँ जा रहे हो, थक गए का, पीट देंगे ना। देखो जैसे हमारे पास ये था ए बी सी, हमको ये जीन्स ऐसे ही जाने चाहिए थे, लेकिन अपूर्ण प्रभाविकता में क्या होता है कि ये जो जीन्स है ना, किसी भी प्रकार से विनिमय के कारण से ये ए और बी वाला जीन्स तो एक ही था, लेकिन जो सी वाला जीन्स था ना, ये क्या हुआ, बदल गया, यहाँ पहुँच गया, ये वाला जीन्स उठ के यहाँ पहुँच गया। यानी कि अगर ऐसे जीन्स जाते तो जो मनुष्य का निर्माण होता वो ऐसे होता। अब ये वाले जीन्स उसके अंदर चले गए तो मनुष्य का निर्माण कैसे होगा, मनुष्य का निर्माण ऐसे हो गया। तो ये बोलते हैं इसको इनकम्प्लीट लिंकेज, ठीक है, समझ गए ना। अपूर्ण प्रभाविता, पूर्ण प्रभाविकता और अपूर्ण प्रभाविता, पूर्ण संलग्नता, कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, बहुत लॉन्ग हो चुका है। अब फिर मिलते हैं इसके आगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारा सपोर्ट करते रहिए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।